सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा बना हुआ है टीआरई को लेकर। क्या टीआरई 1 की भी जांच की जाएगी? क्या टीआरई 2 भी जांच होगा? टीआरई 3 जांच चल रहा है और ईओयू के द्वारा बोला गया है कि आप यदि आम जन भी है तो एक नंबर जारी किया गया है, सार्वजनिक किया गया है, उस पर आप सुझाव दे सकते हैं। कैसे जांच चल रहा है, कहां तक पहुंच रहा है, इस तरीका से क्या क्या हो सकता है, क्या टीआरई 1 पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्या टीआरई 2 पर भी प्रभाव पड़ेगा, यदि संलिप्तता पाई गई तो क्या कार्रवाई हो सकता है। मेरे साथ रामांशु सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। शिक्षक भर्ती अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक, ये दो मुद्दा है सर। ये जांच जिस तरीका से आए दिन पेपर में दे रहा है तो कहां तक इसका मूवमेंट जा सकता है, किनको किनको नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, ये मुझे लगता है कि भारत की एक ऐसी पहली परीक्षा है, बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो ये ऐसी परीक्षा है जिसमें परीक्षा हो गई, परीक्षा होने से पहले सब सारे अपराधी पकड़ लिए गए और पकड़ने के बाद ईयू, नॉर्मली एओयू जो है लास्ट में जाके, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट लास्ट में जाके सारा का सारा छानबीन करती है सूचना के आधार पे। लेकिन इसमें पहले ही सूचना के आधार पे छानबीन हो गई। छानबीन के साथ उन्होंने सबूत भी पकड़ लिए, सबूत पकड़ के गिरफ्तार करके पटना भी लेते आए। और उसके बाद ये जब पेपर लीक का बाद में जब मुद्दा उठा, बीपीएससी के लिए मुद्दा उठा, तो बीपीएससी उसको स्वीकार नहीं रही थी। तो नॉर्मली ऐसे में क्या होता है कि जब कोई संस्था स्वीकार न करे तो फिर उसकी चेकिंग शुरू होती है, लेकिन इसमें चेकिंग पहले ही हो गई। अगर खुदा ना खास्ता ये चेकिंग पहले नहीं होती तो बीपीएससी ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि पेपर आउट हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, तो उसमें किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। न उठने का मतलब ऐसा नहीं कि चोरी नहीं हुआ होगा, हो सकता है चोरी हुआ हो, लेकिन अभी जो जांच चल रही है, जिस प्रकार ईओयू बहुत ही एक्टिव है और जिस प्रकार बीपीएससी के बहुत सारे अधिकारियों कर्मचारियों के नामों के आने की संभावना है, उससे मुझे लगता है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पे भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। सर मतलब जैसे इन लोगों का जांच होगा, ये लोग कुछ बताते हैं, क्योंकि ये मामला इसलिए इतना तूल पकड़ लिया है क्योंकि जब प्रश्न बन जाता है तो उसमें एक बार कोडिंग होता है। अगर बार कोडिंग लग गया तो उससे मालूम चल जाता है कि इस विद्यालय से ही आउट हुआ है तो उस विद्यालय तक का जांच होता है, या मालूम चल जाए कि यहाँ से आउट हुआ तो उस जिला भर का सेंटर रद्द किया जाता या उस जिला का जांच होता है। लेकिन यहाँ जो हुआ इसमें बार कोड लगने से पहले ही हो गया सर। देखिए, दरअसल क्या होता है ना कि जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे बीपीएससी में, कार्यक्रम के दौरान हम लोग को बुलाया गया था तो गए थे, तो वहां बातचीत हो रही थी। तो बातचीत में माननीय अतुल प्रसाद जी का एक तरफ से विदाई समारोह ही इस प्रकार था, तो मैं उसमें देख रहा था, सारे अधिकारी कर्मचारियों को देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ शंका सुबह लग रहा था। तो इसलिए कुछ लोगों ने एक प्रश्न उठाया माननीय अतुल प्रसाद जी से कि सर जब तक आप हैं तब तक तो चलिए मान लीजिए ईमानदारी से काम हो गया, क्योंकि मुझे उस समय भी जो है जानकारी ये मिलती थी कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनकी संलिप्तता हो सकती थी, जिन पे किसी प्रकार का शक सुबह था, जो सूचना उनको मिलती थी उस आधार पर उन अधिकारियों का वो कार्य बदल दिया करते थे और अधिकारी का काम बदल देते थे, उनको अलग काम में लगा देते थे, उनकी सारी चीजों को बदल देते थे ताकि वो परीक्षा से डायरेक्ट किसी तरह से रिलेटेड ना रहे, और जो भी गोपनीय चीजें थी वो अपने पास रखा करते थे। लेकिन समस्या क्या है ना कि एक अधिकारी सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास नहीं रख सकता, बहुत सारी चीजों को अपने पास नहीं रख सकता, कहीं ना कहीं उसके सहयोगियों का साथ तो लेना ही पड़ेगा। तो उसमें शुरू से ही बीपीएससी पे प्रश्न चिन्ह उठता रहा, बीपीएससी पे नहीं हर आयोग पे प्रश्न चिन्ह उठता रहा। और ये मैं बता दूं, ये आज की घटना नहीं है, ये सैकड़ों मतलब जो है ये जो है कई वर्षों से चल रहा है। ये बात अलग है कि आज सोशल मीडिया, आज सारी चीजें इतनी बहुत एक्टिव है कि तुरंत पकड़ में आ जा रहा है, पहले भी ये सब सारी चोरियां हुई हैं। तो इसलिए जो आप ये कह रहे हैं बार कोड वाली जो बात कर रहे हैं ना, ये इस तभी हो सकता है जब जो है विभाग का कोई बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी नहीं, क्लर्कल लेवल का अधिकारी नहीं, कोई बड़ा अधिकारी मिला होगा तभी उसको ये सारी चीजें मिल सकती है। छोटी चीज बार कोड से पहले ये सब चीजें छोटे लोग को नहीं मिल सकती, जो बड़ा अधिकारी होगा वही, यानी कोई ना कोई एक बहुत बड़ा अधिकारी है जो उस गैंग का मेंबर है, ये नहीं कि उसमें शामिल है, गैंग का मेंबर है जिसने काम किया है और वो सारी प्रोसीजर को जानता था कि अगर कहीं स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया तो हम बार कोडिंग होगी तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर यहीं से ये आउट होके चला जाए तो बहुत आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए उसने पूरा का पूरा वो सारी सिस्टम को जानते हुए ये सारा काम किया है। सर अब जितने भी लोग हैं, चूंकि बिहार के जो भी बुद्धिजीवी हैं या अभिभावक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सिलसिला है, क्या टीआरई 2 में भी सिलसिला हुआ, क्या इससे पहले भी हुआ, क्योंकि बार कोडिंग वाला से पहले अगर अकेला हो रहा है तो किसी को पकड़ में नहीं होता है। यदि आर्थिक अपराध टीम वहां नहीं पहुंचती, वहां जांच नहीं करती तो सब कोई जानते कि एग्जाम सही हो गया, एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक नहीं था। तो सर इस पर क्या कहिएगा, यदि अधिकारी से पूछताछ होती है, अगर टीआरई 2 में भी संभावना होता है तो उसका भी जांच हो सकता है? देखिए, दरअसल टीआरई 1 और टीआरई 2 में एक चीज मैं आपको बता दूं
कि उसमें डोमिसाइल वाला एक मुद्दा चल रहा था। तो हुआ कि यूपी के बहुत सारे बच्चे आए हैं जिसकी वजह से मेरिट बढ़ गई, जबकि यूपी के कितने बच्चे आए इसकी कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर ढंग से दी नहीं गई। यानी आप ये नहीं कह सकते कि यूपी के बच्चों की आने की वजह से मेरिट बढ़ी थी, बल्कि हो सकता है कि पेपर यहां भी पहले से आउट हो गया हो जिसकी वजह से मेरिट बढ़ गई हो, क्योंकि उसमें मेरिट बहुत ज्यादा गई थी। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे मेरिट चली जाएगी, 100 पार भी चला गया, 100 पार भी मेरिट चला गया। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि चलो बच्चे कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी टैलेंटेड हो, कितनी भी चीजों को रट जाए, लेकिन कई बार हम लोग टेस्ट रेगुलर लेते रहते हैं, तो बच्चों को पूरा आप कॉपी दे दीजिए कि भैया हम इसी से पूछने वाले हैं। उसका मैं आपको गारंटी कहता हूं कि उसमें से मुश्किल से 2-4-5% ऐसे लड़के होंगे जो 90% से एवर लाएंगे, वरना सब 90% के नीचे ही आएंगे। तो ऐसे में इतना मार्क्स ले आना बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। और उसको थोड़ा सा थोप दिया गया, बदल दिया गया कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि बाहर के बच्चों के आने की वजह से सारी समस्या उठी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उस पे भी जो है एक बार कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, जरूर उठेगा। जांच भी हो सकता है। देखिए अभी जब सूचनाएं मिलेंगी ना, 2-4 जब अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ा जाएगा, तो पकड़ने के बाद बहुत सारी जो है सूचनाएं हो सकता है उनसे निकले, तो निकलने में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 भी आ जाए, ये हो सकता है। सर जो ज्वाइन कर लिए हैं, क्या उनके साथ भी समस्या हो सकता है? अगर जांच में पकड़े गए कि फर्जी है, जांच में पकड़ा गया कि क्वेश्चन आउट है, तो सब कैंसिल हो सकता है या कुछ समस्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का ही शायद एक केस है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि वहां सब इंस्पेक्टर नौकरी कर रहे थे सब, और बाद में मालूम चला कि ये सब फर्जी तरीके से हुए हैं। तो सबको जो है ट्रेनिंग के दौरान जो है काम करते हुए पकड़ के लेके आया गया। तो ऐसा नहीं, अगर आप अपराधी हैं, आपने गलत तरीके से किसी चीज को हासिल किया है, तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरिट से गए होंगे, उनको भी नुकसान होगा? नहीं, मेरिट से जो गए उनको नुकसान नहीं होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज कहते हैं कि जो है गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ों के साथ साथ छोटे भी पिस जाते हैं, सही के साथ गलत भी हो जाता है, गलत के साथ सही भी हो जाता है। तो 2-4% तो ऐसी होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है। अब टीआरई 3 जो एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, उसमें तो अब कोई संभावना नहीं है। जिस तरीका से जांच चल रहा है, शायद वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, जिस प्रकार से इस बार लग रहा है। तो टीआरई 3 वाले या अब टीआरई 4 में विलंब होगा, क्योंकि सर जब तक जांच नहीं होगा, इनका एग्जाम नहीं होगा, वैकेंसी जो हो, क्या कहिएगा उन लोगों को? कैसे पेपर देखे? एक एक चैप्टर से लोकतंत्र से कितना दे दिया गया, मॉडर्न से कैसे दे दिया गया, एक एक चैप्टर से बहुत मैक्सिमम प्रश्न पूछा गया। तो अब कैसे पढ़ना चाहिए? कोई चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए? देखिए सबसे बड़ी चीज, मैंने कई बार बच्चों को कहा है कि बच्चे क्या करते हैं, मैंने 90% बच्चों को मैं देखता हूं कि जब कोई टीचर क्वेश्चन आंसर करा रहा होता है ना, तो बच्चे उसको बैठ के यूट्यूब पे टिक मार रहे होते हैं। टीचर क्वेश्चन सॉल्व कराया, उसका आंसर बताया, लड़के अपना आंसर लिख रहे हैं, और वो सोचते हैं कि इसके माध्यम से हम सेलेक्ट हो जाएंगे। जबकि मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है कि वो पुराने रिपीटेड क्वेश्चंस को, जो रेलवे में आए हैं, जो एसएससी में आए हैं, उन्हीं को कराता है। उसमें आपको नए प्रश्न नहीं मिलते। लेकिन जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसको एकदम नए प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। तो ऐसे में तो आपका सारा मेहनत बेकार हो गया। दूसरी चीज क्या है कि जब आप YouTube पे इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ आप ही देख रहे हैं? जो पेपर बनाने वाला वो भी तो देख रहा है। वो 1-2 बार देख लेगा तो उसकी इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ये टीचर क्या पढ़ा रहा है। और जो कोचिंग पॉपुलर हैं, जो फेमस है कोचिंग, ये सब जो है ना इस तरह के डिपार्टमेंट के रडार पे रहते हैं। कुछ पॉपुलर किताबें हैं वो इन सब के रडार पे रहती हैं, तो बुला के सामने रख दिया जाता है कि देख भाई, इस किताब से कुछ नहीं आना चाहिए, इस कोचिंग के मटेरियल से कुछ नहीं आना चाहिए, अब तुमको जो क्वेश्चन बनाना है बनाओ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि भाई कोर्स तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्वेश्चन तो बदल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर 10 स्पेशलिस्ट हर टॉपिक के बैठ जाएंगे ना, तो दिन भर में एकदम नए नए क्वेश्चन 100 बन सकते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो बाकी कोचिंग वाले, किताब वाले नहीं उठाए होते हैं, उनसे प्रश्नों को छाटा जाता है, प्रश्न बना दिया जाता है। जब लड़का जाता है तो उसका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। टॉपिक से ज्यादा डाल दिया जाता है कि हाँ, कुछ टॉपिक, क्या मैंने कहा, वो सारे टॉपिक जिसपे बाकी लोग ध्यान नहीं देते, उससे प्रश्न पूछ दिया जाता है। क्योंकि वो किताब का हिस्सा तो है ही है, वो टॉपिक तो पार्ट है, ये तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में लड़के फेल हो जाते हैं। मतलब अब एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जो सिलेबस में हो। अब देखिए बच्चों को करना क्या चाहिए, बहुत सारे बच्चे क्या है ना, देखिए बच्चे भी अपनी कामचोरी में जो है ना 100 कदम आगे हैं। वो सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट में कोई आए और हमको कोई कैप्सूल विटामिन दे दे और हम खा लें, सेलेक्ट हो जाएं। तो जो डिपार्टमेंट वाले, वही विटामिन 300 जेल में, हाँ वही विटामिन 300 जेल में है, और बहुत सारे प्रोटीन वाले लोग जो है परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जब आप लोग हई हैं, मेहनत कर सकते हैं, नौकरी पाने की इच्छा है, करोड़ों की भीड़ है, तो आप 10-20 का अच्छा ग्रुप बनाइए
और सबसे कहिए कि चलो एक टॉपिक पे आज हम लोग बैठ के क्वेश्चन बनाते हैं, और मुझे लगता है कि एक टॉपिक में अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो अगर 10 लड़के हों 20 लड़के हों तो मुझे लगता है एक एक 5-5 बनाएगा क्वेश्चन ना, तो मुझे इससे 1 घंटा लगेगा। 5 क्वेश्चन तो 1 घंटे बना सकता है। और अगर 20 लड़कों का 100 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन 100 में बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन होंगे, तो उसमें नए नए जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, तो आप बाकी लोग से बेहतर होंगे। या फिर अगर कोई कोचिंग, अगर कोई किताब इस प्रकार की क्वेश्चन देती है जो मार्केट में अभी तक नहीं आए हैं, नए प्रकार के एनसीईआरटी टाइप का, उससे वन लाइनर बनाता है, तो अगर उस तरह की चीजों को आप पढ़ें तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। एक बात बता दें, जो सही से भर्ती हुए हैं, वो टीआरई 1 वाले हों या 2 वाले, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जांच भी होगी तो जो फर्जी होंगे वो बाहर होंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्जीवाड़ा आप ना करें। यदि स्टूडेंट तैयार ना हो तो सेटर किसको प्रश्न देगा, किससे बेचेगा? तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप मेहनत करें और अपने अभिभावक के, मम्मी पापा